नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बरसात हो रही थी, एक तरफ बादल, दूसरी तरफ ओलंपिक मेडल बरस रहे थे। धृतराष्ट्र इस खुशनुमा मौसम में राग मल्हार सुनने में लिप्त थे। दरबारी भी उनकी शह पर वाह वाह कर रहे थे और संजय अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। गवैये पूरी तान में गा रहे थे। अचानक से धृतराष्ट्र ने दाहिना हाथ हवा में उठाते हुए चुटकी बजाई। यह इशारा था कि गवैये अब अपना रास्ता पकड़ें। तुरंत ही आदेश का पालन हुआ। सभा में सन्नाटा पसर गया। संजय की इंद्रियां सजग हो गई। सावन की घटा और भांग की गोली ने घातक कॉकटेल बनाया था। धृतराष्ट्र तरंग में बोले, संजय, एक अरसा हुआ जम्बूद्वीप की सैर किए, आर्यावर्त से भी कोई खबर नहीं। डंकापति न जाने कहाँ गुम है। सब कुछ रुका रुका सा क्यों है। संजय को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लिहाजा उनका बेहद नपातुला जवाब आया, महाराज, डंकापति अब हमलावर हो चुके हैं और जम्बूद्वीप में योगीराज ने बेलगाम घोड़ों की नाल ठोकने का ऐलान कर दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौजूदा समय में सोशल मीडिया एक तरह का बेलगाम घोड़ा है और इस पर लगाम कसने के लिए प्रशिक्षण और तैयारियों की ज़रूरत है। पेगासस जासूसी कांड विवाद का हवाला देते हुए उन्होंने पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं से कहा कि सोशल मीडिया पर जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए और किसी मुहूर्त का इंतजार मत कीजिए। ऐसा पहली बार हुआ कि धृतराष्ट्र ने डंकापति की जगह योगीराज में दिलचस्पी दिखाई। उन्हें बेलगाम घोड़ों की कहानी दिलचस्प लगी। संजय ने आगे की बात शुरू की, महाराज, जिस तरह गधे के पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, उसी तरह योगीराज को सोशल मीडिया पर अपने आईटी सेल के हमलावरों के अलावा दूसरे आईटी सेल वाले अच्छे नहीं लगते। सो उन्होंने अपने आईटी सेल के रंगरूटों को आदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर मौजूद बेलगाम घोड़ों को खदेड़ दें। वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी मौजूदगी रहनी चाहिए। बेलगाम सिर्फ हमारे घोड़े होने चाहिए। बाकी घोड़ों की लगाम, नकेल और नालें ठुकी होनी चाहिए। संजय के जलेबी से सीधे जवाब ने धृतराष्ट्र की भांग की तरंग को उतार दिया। उन्होंने संजय को तफसील और साफगोई से बात समझाने का आदेश दिया। संजय ने कहा, एक दौर था जब सोशल मीडिया पर डंकापति और योगीराज के रंगरूटों का दबदबा था। उनके शागिर्द खुलेआम कहते थे, सही गलत कोई भी सूचना हो, हम उसे लाखों करोड़ों लोगों तक एक झटके में पहुंचा सकते हैं। हम जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो। संजय ने अपनी बात जारी रखी, महाराज, अब माहौल बदल गया है। बाकी पार्टियों ने भी वही छल प्रपंच सीख लिया है। इतना ही नहीं, वो डंकापति को उनके खेल में ही परास्त भी करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। योगीराज को यह खतरा डरा रहा है कि कहीं सोशल मीडिया के खेल में वो मात न खा जाएं। लिहाजा उन्होंने अपने रंगरूटों को आदेश दिया है कि सोशल मीडिया के इन बेलगाम घोड़ों को बिना मुहूर्त देखे खदेड़ दें। यहाँ पर धृतराष्ट्र ने प्रश्नवाचक हस्तक्षेप किया, बिना मुहूर्त देखे? पर हमने तो सुना था कि योगीराज बिना मुहूर्त देखे कुछ भी नहीं करते। वो तो इतने बड़े मुहूर्तबाज हैं कि 2017 में बिना मुहूर्त के मुख्यमंत्री आवास में भी नहीं घुसे थे। यहाँ संजय ने धृतराष्ट्र को संपुट दिया, बिल्कुल महाराज, वो मुहूर्तबाज ही नहीं, अंधविश्वासी भी हैं। उन्होंने तो मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से पहले उसे गौमूत्र और गंगाजल से धुलवाया था। यूपी के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए निवास 5 कालिदास मार्ग का आज शुद्धिकरण किया जा रहा है। लेकिन योगी के गृह प्रवेश से पहले सीएम आवास का शुद्धिकरण हुआ। संजय जारी रहे, दरअसल योगीराज की सोच थी कि जिस घर में एक ओबीसी 5 साल तक रहा और उसके 5 साल पहले तक एक दलित की बेटी रही, उस घर में राज रंग मोहमाया से मुक्त एक सवर्ण संत कैसे रह सकता था। धृतराष्ट्र योगीराज की इस कहानी से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, फिर तो योगीराज को पूरा आवास ध्वस्त करके एक नया मुख्यमंत्री आवास बनवाना चाहिए था। संजय से कुछ कहते न बना। उन्होंने बस इतना कहते हुए अपनी कहानी को विराम दिया कि वही योगीराज अब बिना मुहूर्त देखे सोशल मीडिया पर मौजूद विरोधी दलों के रंगरूटों को खदेड़ना चाहते हैं। तभी धृतराष्ट्र को डंकापति की याद आ गई। उन्होंने पूछा, डंकापति की भी कोई खोज खबर है? संजय ने कहा, डंकापति की तमाम खबरें हैं, उन्होंने आजकल गजब ढा रखा है।
धृतराष्ट्र ने पूछा, ऐसा क्या कर दिया? संजय ने कहा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। संजय ने कहा, बीते दिनों डंकापति ने खेल रत्न पुरस्कारों से राजीव गांधी का नाम हटाकर मेजर ध्यानचंद का नाम जोड़ने का ऐलान कर दिया। धृतराष्ट्र ने पूछा, इसमें क्या गलत है? संजय ने कहा, इसमें कोई गलती नहीं है महाराज, इसमें बस हिपोक्रेसी है। डंकापति का कहना है कि खेल और खेल से जुड़े संस्थान सिर्फ खिलाड़ियों के नाम पर होने चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, यह तो बड़ा अच्छा कहा। संजय ने सहमति जताते हुए कहा, जी महाराज, कुछ ही महीने पहले डंकापति ने स्वयं अपने नाम पर और अरुण जेटली के नाम पर 2 स्टेडियमों का नामकरण किया है। जी हाँ, मोटेरा स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा जाएगा। धृतराष्ट्र ताड़ गए कि संजय मौज के मूड में हैं। संजय अपनी रौ में जारी रहे, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है महाराज, जिस स्टेडियम पर मोदी जी ने अपना नाम खुदवाया है वह पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था। इतने बड़े खिलाड़ी हैं डंकापति, जहां बड़े बड़े खिलाड़ी फेल हो जाते हैं वहां डंकापति खेल कर जाते हैं। टोक्यो में ओलंपिक खेल चल रहे थे, लेकिन भारत को स्वर्ण पदक सिर्फ एक खेल में मिला महाराज, फेंकने में। धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, फेंकने में डंकापति का क्या योगदान? संजय ने कहा, प्रेरणा महाराज, प्रेरणा। फेंकने की प्रेरणा डंकापति से बेहतर कौन दे सकता है? उसी प्रेरणा का नतीजा है ये स्वर्ण पदक। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो डंकापति के चारण चंपू ही कह रहे हैं। इसकी पिछले कई दशकों से कमी थी। पीएम मोदी के नेतृत्व ने हमारे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें दुनिया को चुनौती देने का आत्मविश्वास दिया और जीत कर लौटने की प्रेरणा दी। धृतराष्ट्र का स्वाद कसैला होने लगा था। राजीव गांधी का नाम हटाना और खुद अपने नाम का स्टेडियम बनाना, ये हिपोक्रेसी धृतराष्ट्र को अखरने लगी थी। तभी संजय ने एक और जानकारी दी। इस बाबत तमाम झूठ भी फैलाए गए। मसलन ध्यानचंद को पिछली सरकारों ने कोई सम्मान नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने संजय से स्पष्टीकरण की मांग की, क्या सच में ध्यानचंद को सम्मान नहीं दिया गया? संजय ने कहा, राजधानी दिल्ली के दिल में इंडिया गेट से सटा आलीशान नेशनल स्टेडियम है, जिसे मेजर ध्यानचंद का नाम दिया गया है। मनमोहन सिंह की सरकार ने ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया था। इतना ही नहीं, ध्यानचंद के नाम पर पहले से ही एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसे जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार कहा जाता है। यह खेल रत्न पुरस्कारों के साथ ही दिया जाता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, तो ध्यानचंद के नाम पर यह सब झूठ फरेब क्या चल रहा है? संजय ने कहा, बस इतना समझिए महाराज कि बारंबार सरदार पटेल के साथ अन्याय का ढिंढोरा पीटने वालों ने मौका मिलते ही उनके नाम के स्टेडियम पर अपना नाम खुदवा दिया। वही लोग अब ध्यानचंद को सम्मान दिलाने का दावा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र अनर्थ अनर्थ कहते हुए उठ खड़े हुए। गुस्से में उनके पैर स्वतः ही अंतापुर की ओर बढ़ गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। टोक्यो में ओलंपिक खेल चल रहे थे। हमारे तमाम खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। तमाम खिलाड़ियों ने भविष्य के लिए रोशनी पैदा की, लेकिन खबरिया चैनलों के अंधकार में ये तमाम रोशनियां गुम हो गई। प्राइम टाइम पर गौरव दिलाने वाले इन तमाम खिलाड़ियों की बजाय असली खिलाड़ी का चेहरा छाया रहा। उसी के इर्द गिर्द कहानियां गढ़ी गई। बीते 7 सालों में 1 लाख बार इनकी महानता के गीत गा चुके हुड़कचुल्लुओं ने 1,01वीं बार इनकी महानता का गीत गाया, उस महानता का जिसमें इनका कोई योगदान नहीं था। इस उपलब्धि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है जब सिर्फ जीतने वाले खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि हारने वाले खिलाड़ियों को भी देश के प्रधानमंत्री खुद फोन करके बधाई देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस परंपरा को तोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को अलग अलग ट्वीट करके उनके नाम के साथ बधाई दी है। ये तो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारी टीम है, कुछ जीत रहे हैं, कुछ हार रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे बात कर रहे हैं। इस मोदी जाप में चौधरी के बुक से जितनी बार प्रधानमंत्री का नाम निकला, उसका तिहाई चौथाई भी हॉकी टीम के उन खिलाड़ियों का नाम नहीं निकला जिन्होंने इस जीत की पटकथा लिखी थी। लेकिन उपदेश चौधरी साहब ने पूरा दिया। तो आप भी श्री श्री 1008 तिहाड़ शिरोमणि के सफलता के 51 मंत्र सुनिए और अपना जीवन सफल बनाइए। तो जब हम जीतते हैं तो देखिए आज 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जब हम जीतते हैं तो बधाई देने वाले लोग, ऐसी भीड़ लग जाती है बधाई देने वालों की। लेकिन जिस समय सपोर्ट की जरूरत होती है, जिस समय आपको ये जरूरत होती है कि कोई आए, आपकी बात को समझे और आपका समर्थन करे, तब आप देख सकते हैं यही स्टेडियम के स्टैंड खाली हो जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि सफलता कैसे मिलती है।
सफलता सफल आदमी के साथ सट कर मिलती है, ईमानदारी बेईमानी तो माया है। प्रवचन से याद आया, कुछ साल पहले देश के दो बड़े अखबार घरानों टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू में विज्ञापन युद्ध छिड़ गया था। दरअसल टाइम्स ग्रुप ने दक्षिण के बाजार में सेंध लगाने की कोशिश की थी, जो कि द हिंदू का गढ़ था। तब टाइम्स ने अपने विज्ञापन की थीम बनाई थी कि देश जवां है तो अखबार बुजुर्ग क्यों, थकेले द हिंदू से पीछा छुड़ाइए और जवानी की हरारत से लबरेज टाइम्स ऑफ इंडिया को अपनाइए। जवाब में द हिंदू ने पलटवार विज्ञापन अभियान चलाया। इसका थीम था, जवानी की हरारत वाला अखबार आपको यह तो बता सकता है कि मुंबई में किस हीरो का किस हीरोइन से अफेयर चल रहा है, लेकिन इसके पाठक कभी यह नहीं जान पाते कि भारत में कितने राज्य हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। अनपढ़ जाहिल होने का यह झटका टाइम्स ग्रुप झेल नहीं पाया और आक्रामक प्रचार अभियान रोक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का सुधीर चौधरी से क्या संबंध है। थोड़ा तो धैर्य रखिए, ये वीडियो देखिए। 370 हटने पे जो है बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, ये जो है कश्मीर जो है ये भारत में मिल गया। पहले कश्मीर किस में मिला हुआ? पहले पाकिस्तान में था। को मिल रहा रोजगार, खेती से रोजगार मिल रहा। नहीं, मतलब रोजगार, खेती तो पहले भी होती थी, 2014 के पहले भी खेती तो परमानेंट रोजगार हो गया इसमें भी। हाँ, अभी ईंट की बंधाई है, फिर छिलाई है, फिर धुलाई है, फिर मिल में जाएगा, वहाँ भी धुलाई है। ये पहले नहीं होता था कभी? पहले नहीं होता था, मतलब 2014 के बाद ही ईंट की ढुलाई और मिल में पिराई। हाँ। ये चचा एक के बाद एक हथगोले मुंह से ही दागे जा रहे थे। सवाल पूछने वाले पत्रकार अजित अंजुम हैं, जिन्होंने लंबा वक्त टेलीविजन पत्रकारिता को दिया है। तो ये जो मुंह से हथगोले दागने वाले चचा हैं, इनके ज्ञान का स्रोत क्या है? कौन सा चैनल देखते हो त्यागी जी? चैनल तो हम जी न्यूज देखते हैं। क्या बात है, जी न्यूज देखते हो तो यही सब तो देखते होगे रोज। और आपको फिर से बताते हैं, जी न्यूज के दर्शक पक्का। हाँ, डीएनए देखते हो, सुधीर चौधरी का शो। सुधीर चौधरी का डीएनए भी देखते हैं। यह जवाब सुनने के बाद भारत की जनता ने राहत की सांस ली। जब दिक्कत फैक्ट्री में है तो उत्पाद पर उंगली उठाने से क्या फायदा। खैर, चचा अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर चले गए, लेकिन ट्विटर पर आग लगा गए। 370 हटने से कश्मीर भारत में आ गया। पहले तो पाकिस्तान में था। मोदी के कट्टर समर्थक और जी न्यूज के कट्टर दर्शक से ज्ञान की बातें सुन लीजिए। महंगाई का इनके लिए कोई मतलब नहीं है, चाहे डीजल 200 रुपए लीटर हो जाए। मोदी जी के लिए तो सब कबूल है। पत्रकार के भेष में ये जो आदमी है, इसने एक वृद्ध ग्रामीण के मुंह में अपने शब्द डालने की कोशिश की। जब नहीं हुआ तो उसका मजाक उड़ाया, आखिर में झुंझला गया। ये लोग गांव वालों को अनपढ़ और बेवकूफ समझते हैं, जबकि है इसका उल्टा। ये बेरोजगार पत्रकार ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। चौधरी जी, ये वही आदमी है जिसके दफ्तर में आपको 100 करोड़ की वसूली के आरोप में एडिटर्स की बॉडी से निकाला गया था। सब कुछ कैमरे में होने के बाद भी आप बेशर्मी से अपनी ब्लैकमेलिंग का बचाव कर रहे थे। वसूली में जेल आप गए थे, ये बेरोजगार पत्रकार नहीं। एक ग्रामीण का सादगी और सच्चाई से भरा चांटा, इसकी गूंज देश के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। कायरता एक दुर्गुण है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ही गहना बना लिया है। यह समय है उलटबांसियों का है। जब यह बहस छिड़ी कि जी न्यूज़ देखने वालों का IQ औसतन 10 से 15 के बीच क्यों होता है, तब सुधीर चौधरी ने सामने से वार नहीं किया। कई मर्तबा उन्होंने दूसरों के ट्वीट पे जाकर रीट्वीट कर इशारे में हमला किया, यानी दूसरे के बंदूक में अपना कारतूस। इसके बरक्स अजित अंजुम ने सामने से मोर्चा खोल दिया। किसने सोचा था कि एक दिन कायरता भी गहना बन जाएगी। तिहाड़ शिरोमणि ने यह भी कर दिखाया। खबरिया चैनलों के अभ्यारण्य में एक नए मृगछौने की एंट्री हुई है, टाइम्स नाउ नव भारत। शुरुआती रुझान और चेहरों ने कोई खास उत्सुकता नहीं जगाई। चैनल के पहले प्रोमो में भयानक बिल्डिंगबाजी दिखी। और इसके बाद बधाई देते वे चेहरे सामने आए, जिन्हें आगे चलकर इसी चैनल पर गालियां खानी हैं। उनको, आपके पूरे स्टाफ को और आपके दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। मैं टाइम्स नाउ को शुभकामनाएं तो देता हूँ कि नया चैनल सच दिखाए, न्यूट्रल दिखाए, न्यूज है वो दिखाए। धन्यवाद।
टाइम्स नाउ नवभारत की शुरुआत करने के लिए सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। आपने टाइम्स नाउ ने हिंदी न्यूज़ चैनल भी शुरू किए हैं, उसको भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। टाइम्स नाउ नवभारत। और फिर जो दिखा उसे देखकर बस एक ही सवाल मन में आता है, परेशान है या फिर क्यों, क्या हुआ, नाराज हैं? नाराज न हो तो क्या करें? नई बोतल में पुरानी शराब रख देने से स्वाद तो बदलने से रहा। चैनल के पहले दिन का कार्यक्रम देखने के बाद आपको कतई यह एहसास नहीं होगा कि भीड़ में कोई नया खिलाड़ी शामिल हुआ है। पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के पीएम। आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल में क्या हुआ। पाकिस्तान का झूठ, पाकिस्तान को ढूंढे नहीं मिलता है मसूद अजहर। महबूबा मुफ्ती जी का ये राग होता है, हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, ऐसे मक्कार देश से बात करनी चाहिए। ये काठ की हांडी पहले भी कई मर्तबा चढ़ चुकी है, फिर से इसे ही चढ़ाना था तो फिर ये भारी भरकम दावा क्यों? मुझे जिद थी सच दिखाने की और इसका मैंने संकल्प किया। आह नविका, वाह नविका, टाइम्स नाउ पर इन्हें किसने रोका था यह सब करने से? खबरिया चैनलों के हुड़क-चुल्लुओं को बहस की बड़ी बुरी लत है। दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना हुई, चैनल वाले उस पर डिबेट करेंगे। लड़की की हत्या हो गई, चैनल वाले उस पर डिबेट करेंगे। पुलिस ने पीड़ित परिजनों को थाने में बिठाए रखा, चैनल वाले डिबेट करेंगे। लड़की की लाश जबरियां जला दी गई, चैनल वाले डिबेट करेंगे। ये रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये ग्राउंड पर नहीं जाएंगे, ये ज्यादती के शिकार और ज्यादती करने वालों की पड़ताल नहीं करेंगे, ये सिर्फ डिबेट करेंगे। एक नाबालिग बच्ची के बलात्कार पर डिबेट, हत्या पर डिबेट। रणदीप जी, इसीलिए तो वो ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश जाते हैं, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों नजर नहीं आते हैं? आज चार पार में उन्हीं नेताओं को शर्मिंदा करेंगे जो रेप पर सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। अब सवाल यह है कि रेप को लेकर के राहुल गांधी ने क्या इस पीड़िता को भी एक टूल बनाया? रेप है। अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना हो रही है तो आक्रोश तो उसका भी निकलना चाहिए। अगर राजस्थान में ऐसा हो रहा है तो आक्रोश उसका भी आना चाहिए। अगर यूपी में हो रहा है तो आक्रोश उसका भी होना चाहिए। लेकिन ये सिलेक्टिव आक्रोश क्यों? और ये डिबेट क्या करेंगे? ये डिबेट करेंगे कि राहुल गांधी पीड़ितों से क्यों मिले, विपक्ष राजनीति क्यों कर रहा है, वह महाराष्ट्र और राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बोलता। इतने घटिया लोगों के हाथ में आपने टीवी चैनलों की पत्रकारिता छोड़ दी है, तो फिर रिपोर्ट कौन करेगा? रिपोर्ट हम करेंगे। हमारे रिपोर्टर निधि सुरेश की यह रिपोर्ट देखिए। बेटी की मट्टी हो जाएगी, आप थोड़ा समझो और हम यहीं रफे दफे कर दे। नांगल में किसी को मत बुलाओ, अपने कुटुंब परिवार को भी मत बुलाओ। खींच के भीतर पंडित ने ताला लगा दिया गेट का। क्योंकि हमें आपने पैसा दिया है, इसलिए हमें किसी सियासी दल या सरकार की मिजाज पुरसी नहीं करनी। आप अपनी इस ताकत और जिम्मेदारी को समझिए। पत्रकारिता डिबेट में नहीं, रिपोर्टिंग में नहीं थे। मैं लंबे समय तक खुद रिपोर्टर रहा हूं और इस अनुभव के आधार पर आपसे कह सकता हूं, ये टीवी चैनलों की डिबेट संस्कृति आपको धोखा देने का एक जरिया है, छद्म तरीके से सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने का जरिया। पत्रकारिता को इस प्रपंच से बचाने का एक ही तरीका है, सब्सक्रिप्शन। अब जनता को पत्रकारिता में निवेश करना होगा ताकि पत्रकारिता के अंदर आपके हित में सरकारों से सवाल पूछने की ताकत बची रहे और आप गर्व से कह सकें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट स्कोप वूप नाम की वेबसाइट से है। इसे अंजाम दिया है शाहबाज अंसार ने। यह लंबी रिपोर्ट मुस्लिम समुदाय के भीतर मौजूद दकियानूस परंपराओं की परतें उधेड़ती है, उसकी रूढ़ियों पर ईमानदार तरीके से जिरह करती है और साथ ही उससे बाहर निकलने के रास्ते भी तलाशती है। सर, आप जैसे आलिम फाजिल से हम लोग समझना चाहते थे कि औरतें हिंदुस्तान की मस्जिद में क्यों नहीं आकर नमाज पढ़ सकती हैं? मस्जिद में औरतें मेकअप करके आए और मर्द को खुशबू लगे तो मर्द की नमाज नहीं होती, नियतें ख़राब हो जाती। इस मारे औरतों को मना किया गया मस्जिद में आने से। औरतें घरों में इबादत किया करें। औरत का माना ही पर्दा है और औरत को पर्दे के अंदर ही रहना चाहिए। यहाँ तक कि अगर औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी।
फिर से पढ़नी पड़ेगी। से पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई काला कुत्ता निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी, अगर गधा निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। काला कुत्ता बताया आपने, गधा और औरत, ये चीज़ें कुरान में कहाँ पे लिखी हुई हैं? बहुत जगह लिखी है कुरान शरीफ के अंदर। औरतों के बारे में तो पूरी एक सूरत नाजिल हुई है, सूरत निसा है। सूरह निसा में ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि औरतें जो हैं मस्जिद के अंदर आकर नमाज नहीं पढ़ सकती हैं? देखिए मस्जिद, जब भी मुझे फिलहाल इस आयत को याद नहीं मुझे, बाकी अगर पहले आप बताते मैं इसकी तैयारी भी करते इस चीज़ के बारे में। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।